अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। क्या तालिबान कबायली इलाके में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं? जनरल कयानी ने तालिबान के कैदी छोड़ने और फौज वापस बुलाने के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। नन्ही परी ज्यादती केस, डॉक्टरों की गफलत और वालिदैन की लापरवाही, मुल्जमान तक पहुंचने के सबूत जाया होने का खदशा। 3 साल गुजर गए, ना कातिलों का पता चल सका, ना साजिश तैयार करने वालों का। इमरान फारूक के कत्ल का सबब नई सियासी जमात बनाने की कोशिश थी, स्कॉटलैंड यार्ड का इसरार। दहशतगर्द वाशिंगटन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर में घुस गए, मुतअद्दिद अमरीकी हलाक। पूरी कौम इस इंतजार में थी कि हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात शुरू करे और फिर लोग ये सोच रहे थे, तसव्वुर कर रहे थे कि हमारे मुल्क में भी शायद अमन की शुरुआत हो सके। लेकिन कल एक ऐसा वाक़या हुआ दीर में, अपर दीर में, जहां पाक फौज के अफसरों को निशाना बनाया गया। एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद कर दिया गया जब वो मोर्चों से वापस आ रहे थे। उसके बाद इसकी मजम्मत की, जो इत्तलात आई, सिविल हुकूमत ने इसकी मजम्मत की, वाक़े की मजम्मत की। लेकिन जो बयान था, हकीकी बयान, इस हवाले से आज जनाब जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज अज़्म रखती है और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जो दहशतगर्द हैं उनकी कार्रवाइयों का मुकाबला कर सके और उनको एलिमिनेट कर सके। नहायत वाज़ेह तौर पर कहा जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने कि दहशतगर्दों के मुतालबात नहीं माने जा सकते, कैदियों को नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल एक वाज़ेह एक पैगाम था कि कोई भी प्री कंडीशन जो है वो नहीं तस्लीम की जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये गालबन इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से आनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उस गैप को जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने फिल किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तालिबान की जानिब से जो ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाक फ़ौज को वहाँ से निकाल लिया जाए, कैदियों को रिलीज़ कर लिया जाए, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है उस मंसूबे से जो बरतानिया ने पेश किया था और जिसकी मजम्मत, जिसकी मुखालफत हमें अफ़गान सदर हामिद करज़ई की जानिब से आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो रीजन है अफ़गानिस्तान उसको तकसीम कर दिया जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एक बफर जोन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें फाटा पाकिस्तान का लिया जाएगा और कुछ इलाका अफ़गान का और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाएगी। और शायद यही वजह है कि तालिबान ये कह रहे हैं कि फ़ौज को वहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन अब तक पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अगरचे सियासतदान ये कहते हैं कि ये अमेरिका की जंग है, ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन पाक फ़ौज के नौजवानों ने इस बात से कतई नज़र इस मुल्क को बचाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसका जिक्र जनाब इशफाक परवेज़ कियानी ने भी किया। ये जो मुज़ाकरात का मामला है, ये हमें कहाँ ले जाएगा, ये सारी सूरत हाल है क्या, आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब इम्तियाज़ आलम से। और इसके साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। पहले मैं चलता हूँ जनाब शहजाद चौधरी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम समी साहब। शहजाद साहब, आज आर्मी चीफ ने बिल्कुल वो बात कही है कि किसी किस्म के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एटीट्यूड और ये गुफ्तगू सियासी क़यादत को करनी चाहिए थी, जो हमें नज़र नहीं आई। देखिए समी साहब, जब ये एपीसी हुई थी तो एपीसी के बाद जो रेजोल्यूशन आया था या जो मुत्तफ़िका फैसला सामने आया था, उसके अंदर से ये वो मिसिंग इबारतें हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता उभर के सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से आ रही हैं। ये जो इबारतें हैं, क्या इबारत है? पहली इबारत तो ये है कि कल आपका जनरल एक मार दिया गया। उसके बाद एक इबारत यह है कि जनरल कियानी ने कहा कि हम पाकिस्तान का जोग्राफिया किसी को तब्दील नहीं करने देंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून बालातर है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये वो चीज़ें हैं जो कि एपीसी के अंदर निकलनी चाहिए थी। ये जब मिल के बैठे थे तो क्या इस मिल के बैठने का मकसद सिर्फ यही था कि ये फैसला करेंगे कि हम बातचीत करेंगे? ये तो सारा पाकिस्तान उससे पहले कह रहा था, तमाम हुकूमतें कह चुकी थी, तमाम ये सियासी लीडरान कह चुके थे। तो इसलिए अब वो अगर मरहला आया था तो उस मरहले को एक्सप्लेन करना, उसके अंदर एक पॉलिसी लेके जाना और उस पॉलिसी के वहाँ पे ऊपर इत्तेफाक क्रिएट करना, फिर उसके बेसिस के ऊपर एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना कि डायलॉग या बातचीत का जरिया हम किस तरीके से बनाएंगे, खतोखाल क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं हुई। इसलिए उस अभाम के अंदर इस किस्म के ग्रुप्स को भी मौका मिल गया जो कि इसको डीरेल करना चाहते हैं। उसके ताने बाने जहां मर्जी मिला लें, चाहे बरतानिया से मिलाएं, चाहे अमेरिका से मिलाएं, चाहे भारत से मिलाएं, लेकिन लोगों को अभाम और ग्रे के अंदर वो मौका मिल गया। अगर पहले दिन से हम उस फैसले के बाद अगर क्लियरली एनंसिएट करते
कि ये हमारे फ्रेमवर्क है, ये हमारा तरीका होगा, ये हमारी लिमिटेशंस होंगी इस तरीके से, और ये मौका है पूरे लोगों के लिए पाकिस्तान के कि हम इसके ऊपर कोई इत्तेफाक क्रिएट करें और अमन इत्तेफाक से डायलॉग से लेके आए। क्योंकि हमने नहीं किया तो इस किस्म की बातों को अच्छा अब बात करने का और इस शहजाद साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं इम्तियाज साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। इम्तियाज साहब, ये जो एलिमेंट मिसिंग था जिसका शहजाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक जो ये मिसिंग नहीं था, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी, क्योंकि इस वक्त जो सियासी कुव्वत है वो बिल्कुल सवाए एक ऑप्शन के मुज़ाकरात के और कोई ऑप्शन पर गौर नहीं कर रही। देखिए, ये अरसे से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात गैर मशरूत हों और बातचीत का मौका दिया जाए। माजी में भी माहिदे होते रहे हैं, टूटते रहे हैं, और दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगते रहे कि उसने तोड़ा या दूसरी साइड ने तोड़ा। तो सियासी क़यादत ये ख्याल कर रही थी कि हम एक ऐसी गैर मशरूत बातचीत की ऑफ़र करें कि तालिबान के पास कोई गुंजाइश न रहे कि वो कहे कि हमें ये इनकार है इससे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये कहा, उनके जहन में नहीं था कि अगर बातचीत न हुई या वो कोई दहशतगर्दी करेंगे तो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है खामोश हो जाएंगी, पीछे हट जाएंगी। अब जो बातचीत की ऑफ़र की गई और उसमें जनरल कियानी भी शामिल थे और फ़ौज की क़यादत शामिल थी, तो उसके बाद तालिबान ने गालिबन ये समझा, पाकिस्तान के तालिबान ने, कि ये वक्त है दबाव बढ़ाने का। आप देखिए, उनके दो मुतालबे हैं। एक वो कह रहे हैं कोई 5000 के करीब जो कैदी हैं वो रिहा कर दी जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दे। सरेंडर से मुराद क्या है उनका कि फाटा के इलाके से जहाँ ये मुतहर्रिक हैं वहाँ से फ़ौज निकल जाए। मतलब वो चाह रहे हैं कि अपना क्लेम दाखिल करना चाह रहे हैं कि इस टेरिटरी में फ़ौज न हो, और वो अपनी जो इमारात बनाए बैठे हैं मुख्तलिफ तरह के लोग, वो वहाँ पे अपना तसल्लुत कायम कर सकें। अब जाहिर है ये जो अभी वाक़या हुआ है जनरल सनाउल्लाह का, ये एक पहला वाक़या नहीं है। ये 3, 13, 14 और 15 तारीख से 3 वाक़यात हुए हैं। एक तरफ वो मुतालबा पेश कर रहे हैं कि फ़ौज यहाँ से जाए, दूसरी तरफ अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये दीन में भी किया है, उन्होंने ये बन्नू में भी किया है, उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में भी किया है। अब मामला ये है कि दुनिया में कहीं भी बातचीत भी होती है, लड़ाई भी चल रही होती है। यहाँ बहुत कहा जाता है जी अमेरिका बातचीत कर रहा है तो हम क्यों नहीं करते। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। जो अमेरिका के जो अफगानिस्तान में मफादात हैं, ये तो हमारा मुल्क है, हम अपनी टेरिटरी किसी के लिए छोड़ नहीं सकते। लेकिन अमेरिका वहाँ बातचीत भी अगर कर रहा है तो साथ बम्बारमेंट भी कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, और फ़ौज भी तैयार कर रहा है। यही हम भी करते रहे माजी में कि हमने 9 या 12 माहिदे किए, लेकिन लड़ाई भी जारी रही। और वो ज़्यादातर माहिदे, जैसे कि ISI चीफ ने ब्रीफिंग दी और मुझे कुछ लोगों ने बताया जो कि उस मीटिंग में थे, कि उन्होंने कहा कि ये 9 माहिदे खुद तालिबान ने तोड़े। अब ये कहा जाता है कि जी ये तो कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस बातचीत को नाकाम बनाना चाहते हैं। शाहिदुल्लाह शाहिद अपनी शूरा के इजलास के बाद ये 2 शराइत पेश करते हैं कि कैदी रिहा किए जाएँ और फ़ौज वहाँ से निकाली जाए। और शाहिदुल्लाह शाहिद ये मान रहे हैं कि ये जो जनरल सनाउल्लाह हैं उन्होंने मारा है। पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा कमांडर मेजर जनरल GCO जो सवात का इंचार्ज है, सबसे टॉप ऑफिसर, वहाँ मारा गया है। और उन्हें ये खबर थी कि वो हेलीकॉप्टर से वापस नहीं जा रहे, बल्कि वो मौसम की खराबी के बायस सड़क के रास्ते से जाएंगे। और IED की डिवाइस इस्तेमाल हुई और उसमें जाहिर है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलाई गई। अब ये जो पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो बज़िद हैं अपनी पोजीशन पर, और जब पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदान मिलकर ये कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं कि मौका फराहम करें बातचीत को। और जनरल कैरी ने भी कहा है कि बातचीत सियासी अमल से अगर हल निकल सकता है तो इसे मौका देना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने ये भी पाकिस्तानी स्टेट की लाइन खींच दी है कि हम दबाव में आकर आपकी ये शराइत नहीं मानेंगे जिससे पाकिस्तानी रियासत का ढांचा बदल जाए। आपने अभी जिक्र किया बरतानिया ने ये किया, फलां किया, मैं समझता हूँ इस तरह मत जाएं। अगर मुल्ला उमर अफगानिस्तान के पख्तून इलाके टेक ओवर कर लेंगे, काबुल शायद वो ना जा सकेंगे, और लगता यह है कि नहीं जा सकेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पख्तून इलाके अफगानिस्तान के टेक ओवर कर लिए तो मैं समझता हूं कि हमें अभी से फिक्र करनी चाहिए अपने पख्तून इलाकों की, खास तौर पर कबायली इलाकों की। इम्तियाज साहब, और ये इम्तियाज साहब क्योंकि वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहजाद चौधरी साहब आप भी हमारे साथ हैं, इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, और कल अपर दीर में जो वाकया हुआ जिसमें पाकिस्तानी फौज के
कमांड को निशाना बनाया गया। मेजर जनरल सनाउल्लाह को शहीद किया गया एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चलता हूँ मैं शहजाद चौधरी साहब की जानिब। शहजाद साहब, ये जो मैसेजेस हैं जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के जो आला तरीन कमांडर हैं वो भी महफूज नहीं है और KPK की गवर्नमेंट जो है वो मालाकंड से फ़ौज को वापस बुला रही है, क्या मैसेज है ये? देखिए, मैं समझता हूँ अटर कन्फ्यूजन है, अबहाम है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि ये काम करना कैसे है। ना ही इसका कोई स्टेटमेंट, उसकी जो फ्रेमवर्क है वो बनाया गया है, ना ही इसके जो इंटरिम स्टेप्स हैं वो अपनी जगह पे अभी पहुंचे हैं। इसलिए इस गैप को जो कि अभी इस वक्त एग्जिस्ट करता है बिटवीन द इंटेंट और बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको दूसरी साइड इस्तेमाल कर रही है, जबकि आपने अपने फौजियों को और अपनी रियासत की कुव्वत को होल्ड पे डाल दिया है कि भाई हम तो बातचीत के लिए जा रहे हैं। अब जब बातचीत का अमल शुरू नहीं होता या बातचीत के दौरान भी अगर आप ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देते तो आप तो हमेशा डिफेंसिव पे ही रहेंगे, यानी आप हमेशा रिएक्टिव रहेंगे। जब आप रिएक्टिव रहेंगे तो फिर आप पे पहले हमला होगा, फिर आप बचाव का सोचेंगे। इसलिए ये कुछ ऐसी ऑपरेशनल कमजोरियां हैं इस प्लान के अंदर कि इतना वक्त दे देना किसी चीज़ को ये मुनासिब नहीं है, ख़ासतौर पे जब एक नई स्ट्रेटजी आप लेके आ रहे हैं। उस स्ट्रेटजी के जल्दी उसको कंप्लीट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि साफ पता लगे कि वो कौन से ग्रुप हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते। जो बात नहीं करना चाहते उनके खिलाफ आप इन पैरेलल ऑपरेशन अपना जारी रखें। देखिए, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक इस किस्म का अबहाम और इस किस्म की जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है वो दोनों तरफ रहेगी, यानी खास तौर पे फौज के अंदर। और इस वजह से हम ये किसी भी सूरत रियासत के लिए या किसी भी हमारी अपनी स्ट्रेटजी के लिए या सोच के लिए ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक मिसिंग लिंक है जिसको कि हमें जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। दूसरा एक छोटा सा एलिमेंट मैं एक्सप्लेन कर दूं, फौजियों को लाने का ताल्लुक, वापस बुलाने का ताल्लुक, किस चीज़ की जल्दी है? अभी तो आपके यहाँ बातचीत भी शुरू नहीं हुई, तो आप फौज वापस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फौज को वापस लाके कहां से? आप कहते हैं दीर से हटाएं, शांगला से हटाएं। दीर और शांगला डायरेक्ट रूट है फजलुल्लाह का सवात के अंदर। तो क्या आप दोबारा एक नया सवात क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं? यही वो रास्ता है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये फजलुल्लाह आया भी था और भागा भी था यहां से, और यही वो रास्ता है जहां पर आज वो मसाइल खड़े कर रहा है। अपर दीर, शांगला, ये एरिया है जहां से वो आता है। इसलिए थोड़ा सा जरा सब्र के साथ अपनी पहले स्ट्रेटजी कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर फेज विड्रॉल उस वक्त करना चाहिए जब हमें ये नजर आए कि दूसरी तरफ भी इस चीज के बारे में पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। नहीं होगा तो फिर इस किस्म के मसाइल में हम घिरते रहेंगे। अच्छा, इम्तियाज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो शहजाद साहब ने कही फजलुल्लाह के रूट के हवाले से। दूसरा ये बयान कीजिए कि इमरान खान साहब तो हमने देखा KPK में कोई भी जगह हो, बन्नू हो, कोहाट हो, बड़ी आसानी से जलसे करते हैं, कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। पाक फौज के जो मेजर जनरल है GOC सवाद, वो बिल्कुल जो ग्राउंड पर वो सफ़र भी नहीं कर सकते। तो क्या ये सियासी जो हमारी क़यादत है इनका बिल्कुल, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक नेक्सस है इन तालिबान के साथ, इन इंतहा पसंदों के साथ। इंतहाई सादा लोगों के पास हुकूमत आ गई है पख्तूनख्वा की। वो सवात को फिर से मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले करना चाहते हैं। वो कुरने में बैठा हुआ है, गालिबन इस कार्रवाई के पीछे भी उसका हाथ है। फिर तालिबान कोई एक चीज़ नहीं है, इनमें 35 ग्रुप हैं और हर एक के अपने अपने एजेंडास हैं और अपने अपने मफादात हैं। अलग-अलग ये तवान वसूल करते हैं, उसमें झगड़े होते हैं, खून खराबे होते हैं, ये सब हम जानते हैं। मुझे ये मालूम भी है कि कोई बातचीत नहीं चल रही। जिन लोगों को लगाया गया था वो घर बैठे हैं या वो काम कर भी रहे हैं तो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। लेकिन ये जो मसला हमें नज़र आता है वो ये कि जो लोग कुछ कह रहे थे, कुछ कुव्वतें इसे नाकाम बनाना चाहती हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ लगे हुए हैं, बातचीत का अमल बहुत आगे बढ़ सकता है। भाई खुद तालिबान की शूरा के इजलास के बाद उनका मरकजी जो स्पोक्समैन है, उनका जो नुमाइंदा है, वो कह रहा है कि ये 2 शराइत हैं। वो कह रहा है कि हाँ ये कार्रवाई हमने की है। मैं समझता हूँ कि तालिबान की हिकमत अमली बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को न्यूट्रलाइज कर लिया है, वो उनकी रिजर्व बन गई है। और दूसरी तरफ वो हमले कर रहे हैं, फौज में दबाव बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ वो हमारे दरमियान खलफशार पैदा कर रहे हैं। चौथी तरफ वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आर पार जा सकते हैं। फजलुल्लाह उधर बैठा हुआ है, यहाँ पे दूसरे लोग बैठकर अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं। कि जो जिन्हें हम कहते हैं अच्छे तालिबान, कम अज़ कम होने ही हम बातचीत की वजह से ला सकते थे, या जिन्हें हम पैसे देते हैं, जिनकी हम पैटर्नाइजेशन करते हैं। लेकिन अब नज़र ये आता है, अगर आपने बातचीत की दावत दी तो आप इसकी तारीख मुकर्रर करते, आपके नुमाइंदे मुकर्रर करते, आप कहते आइए बात करते हैं। मुझे मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने यह तय किया कि ये जब हम बातचीत करेंगे
तो ये हम शराइत की बात वहाँ लाएंगे, वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं। आज भी जो बयान आता है वो इसी तरह के हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप अपने शहरियों से गाफिल हो जाएं, अपना इलाका हवाले कर दें अपने दुश्मन के या दहशतगर्दों के। आप ये नहीं होता। आप कहते नहीं ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, इस पर हम कायम हैं, इसका हर इंच हमारा है। दूसरी बात, आप ये नहीं कहते कि आप कातलों को नहीं कहते कि आप स्टेक होल्डर हैं। आप ये भी नहीं कहते कि अच्छा आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, अब हम तमाम स्टेट ऑर्गन से कहेंगे कि वो अपने हथियार नीचे कर लें। उन्होंने हथियार नीचे नहीं किए। मैं समझता हूँ कि तालिबान की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत की स्ट्रेटजी से फार बेटर है। हमें इसे काउंटर करना चाहिए। हाँ, बातचीत आइए, बातचीत की जाए, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट की रिट हम कायम करेंगे, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हम कायम करेंगे। और पाकिस्तान की रियासत जो है इस बात पर समझौता नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के शहरी की हिफाजत वो ना करें। मेरा और पाकिस्तानी रियासत का ये मायदा है, तो मेरी जान की और बाकी शहरियों की बिल्कुल जान की बिल्कुल आप ये दुरुस्त कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा शहजाद साहब, ये हमने देखा कि चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जब ये ऐलान हुआ एपीसी का, बड़ा उन्होंने कहा कि हमने बड़ा ये मैकेनिज्म बनाया है जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से हमारी गुफ्तगू जारी है, कुछ मुलाकातों का बता सकते हैं, कुछ का नहीं बता सकते। इसी तरह परवेज़ रशीद साहब ने भी एक बड़ा तासुर बिल्ड किया कि बिल्कुल कौमी मफादात के सामने उनको मद्देनज़र रख कर हम ये काम कर रहे हैं। ये किन लोगों के साथ उनकी मीटिंग थी, ये कैसा मैकेनिज्म था कि जिनका वो नाम ले रहे थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने ही इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट किया। तो ये एक कौम को एक उस हवाले से ये एक जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है हुकूमत का, इससे मुतासर नहीं होगा, टूटा नहीं होगा ये। जी देखें, एब्सेंट लीडरशिप हमारा 5 साल पहले मसला था, एब्सेंट लीडरशिप हमारा आज भी ये मसला है। वजह यह है कि लीडरशिप जहां नजर आनी चाहिए, जनरल कियानी को पैगाम एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उन्होंने दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी पैगाम है, जिन लोगों ने बातचीत का पैगाम दिया था, आज वो इस वाक़े के बाद क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहेंगे कि ठीक है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब हम भी समझते हैं कि बातचीत को एक मौका दिया जाना चाहिए? ये भी पैगाम नहीं आता। बल्कि ये पैगाम भी नहीं आता कि इस किस्म का नुकसान पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की रियासत ने बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाए हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। इस किस्म का पैगाम भी नहीं आता। ये पैगाम भी नहीं आता कि हम कितने अरसे के लिए आपको टाइम दे रहे हैं। ये पैगाम भी नहीं आता कि पाकिस्तान का जोग्राफिया और खदोखाल कभी तब्दील नहीं हो सकते, पाकिस्तान का आइन बालातर रहेगा। ये पैगाम भी नहीं आता कि चूंकि इस पूरे रीजन के अंदर मामला तय होने जा रहे हैं, आज हमारे लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, अवाम और उन ग्रुपों के साथ जो कि बेरारों हो चुके हुए हैं, रास्ते से हट चुके हुए हैं, उनको वापस अपने मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आज मौका है और पाकिस्तान की रियासत और अवाम चाहते हैं कि इस रास्ते को अपनाया जाए, ताकि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात पता चले। ये ना पता लगे कि आप उनके बंदे मारते रहे और ये खामोश बैठे रहे चुप करके, कि ताकि हम उनको नाराज ना कर दें। तो ये वजह है, ये गैप है, ये वो एरियाज हैं जो कि कहते हैं ना कि एक वैक्यूम है, जिस वैक्यूम है जो कि इस वक्त अंदर नजर आ रहा है। एब्सेंट लीडरशिप अगर 5 साल पहले थी तो आज भी लीडरशिप है, जिसकी वजह से ये मेरे पास वक्त कम है, लेकिन इम्तियाज साहब मैं आपका एक मुख्तसर कमेंट चाहूंगा। रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था कि वो पाकिस्तान को नहीं देखता लेकिन अफगानिस्तान को देखता है। तो क्या यही चीजें उनके पास तो इंफॉर्मेशन होगी शायद कि ये अब जाकर आगे मुज़ाकरात होंगे और इस किस्म की डिमांड्स तालिबान पेश करेंगे? क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इससे पहले कि अमरीकी जाए अफगानिस्तान से, अपने इलाकों को सिक्योर कर ले और यहाँ से उज़्बेक, ताजिक और ये जहादी और तालिबान इन सबको फारिग करे, इन्हें साफ करे अपने इलाकों से, ताकि जब कल को अमरीकी वहाँ से जाएँ तो पाकिस्तान इस पोजीशन में हो कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आए वो ऐसी हो कि जो इस खत्ते के मफाद में हो और इस्तेकाम के लिए बायस बने। लेकिन कैसे होगा इम्तियाज साहब? अब क्या मैसेज दे हुकूमत, कैसे आगे बढ़े? हुकूमत कहे कि इस वक्त पहली बात ये कि वो हमारी अफवाज पे और लोगों पे और अवाम पे ये जो दहशतगर्दी करते हैं वो बंद करें, और वो पहले स्टॉप करें। अगर वो नहीं करते तो बातचीत शुरू करने का कोई सवाल नहीं है। या दूसरी बात यह है कि वो भी लड़ते रहें और हमारी अफवाज को भी इजाज़त दी जाए कि जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करें और बातचीत भी हो। मैं बातचीत से इनकार नहीं कर रहा, बातचीत से अगर कुछ अनासर आना चाहते हैं आए, कुछ अनासर अगर न्यूट्रल होना चाहते हैं तो उनको होना किया जाए, और जो लोग बिल्कुल इस काबिल नहीं, उनके साथ कोई जरूरत नहीं है बातचीत। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। नहायत अहम मामला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इस वक्त जो सूरत हाल है उससे लगता यह है कि
हुकूमत पाकिस्तान एक तजब्जुब का शिकार है, गुमगू का शिकार है, जबकि तालिबान बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने टारगेट को वो हिट कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि भले पाकिस्तान की हुकूमत मुज़ाकरात करे, शायद मुज़ाकरात ही इसका हल होंगे और पाकिस्तानियों की अक्सरियत भी इस जंग से निकलना चाहती है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की कमज़ोरी है, अगर वो रही तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैल सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाहौर में नन्ही परी के साथ होने वाली ज़्यादती की। अब जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वालिदैन की लापरवाही से सबूत ज़ाया हो गए, डॉक्टर्स की गफलत की वजह से भी सबूत ज़ाया हो गए और बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि मुल्ज़मान तक पहुँचा जा सकेगा, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। अलमनाक वाक़या लाहौर का, जिसमें एक 5 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। 2-3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ना मुल्ज़मान की शनाख्त हो सकी है, कुछ नहीं पता ये जुर्म किसने किया। अब ये खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से जो फोरेंसिक एविडेंस है वो भी शायद ज़ाया कर दिया गया है, क्योंकि वालिदैन ने लड़की के कपड़े जला दिए और जिन डॉक्टर ने सर्जरी की, बताया ये जा रहा है कि शायद उन्होंने भी जो सैंपल्स थे उस तरह से हासिल नहीं किए, जिसके बाद अब जो DNA टेस्ट है शायद उसके हवाले से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन एक निहायत अलमनाक ये वाक़या है, दर्दनाक वाक़या है लाहौर शहर में, और इसने पूरे पाकिस्तान को लर्जा कर रख दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिद शेख, हमारे नुमाइंदे, जो पूरे इस वाक़े की कवरेज करते रहे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कोताही हुई है इन्वेस्टिगेशन से, क्या वजह है कि अब तक मुल्ज़मान तक नहीं पहुँचा जा सका, जब तक वो सारा एरिया, खासा बड़ा एरिया CC फुटेज की कवरेज में है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। मुजाहिद साहब, क्या वजह है कि अभी तक मुल्ज़मान तक पुलिस नहीं पहुंच सकी? जी, पुलिस की अभी तक जो कार्रवाई है वो तो सिर्फ इस हद तक है कि वो CCTV फुटेज हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जो CCTV फुटेज हासिल की है उसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची के साथ वो जो शख्स उसको हॉस्पिटल में छोड़ने आ रहा है वो गुफ्तगू भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, और बच्ची वो है जो सिर्फ पश्तो ज़ुबान समझती है। पुलिस ने अभी इस पहलू पर बात नहीं की, ना तफ्तीश का रुख इस तरफ मोड़ा है। मीडिया पर जो बातें आ रही हैं कि जी इतने लोगों को ज़ेरे हिरासत लिया गया है, उनके बयान कलमबंद किए गए हैं, वो भी एक हद तक गलत हैं, क्योंकि जितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं उनमें सिर्फ 4 लोगों की तादाद हमें जो कंफर्म होती है वो है, जिसमें 2 वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड बच्ची को हॉस्पिटल में लेकर जाता है इलाज के लिए, और एक उसका साथी है, और 2 मोहल्ले के लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। ना जाने पुलिस अब किस बात का इंतज़ार कर रही है कि किस तरह से वो तफ्तीश का रुख जो है इस तरफ मोड़ेगी। देखें, अगर बच्ची ज़ख्मी हालत में थी और अगर वो अपने घर के करीब ही उसे खुदा न खासा ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, तो वो शख्स जो है वो उसकी बच्ची के घर के करीब शालीमार हॉस्पिटल है, वहाँ क्यों नहीं लेकर गया, गंगा राम ही क्यों छोड़कर गया। दूसरी तरफ एक और यहाँ पे पुलिस ने अभी तक जिस पहलू पर बात नहीं की है और ना ही इस तफ्तीश इस तरफ लेकर गए हैं कि जो दूसरा बच्चा उसके साथ अगवा हुआ था वो सर्विसेज हॉस्पिटल में था, उसकी फुटेज क्यों हासिल नहीं की। क्या वो शख्स जो उसको छोड़कर गया उस बच्ची को गंगाराम में, वही शख्स उसको सर्विसेज हॉस्पिटल में छोड़कर गया? ये शख्स कौन है? अगर आप उसकी जिस्मानी खदोखाल देखें तो वो शख्स इतना मॉडर्न नहीं लगता जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसमें वो कपड़े जो वो। अच्छा, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बताइए कि जो बीच का 1 घंटा है उसकी फुटेज पुलिस क्यों नहीं रिलीज कर रही? बिल्कुल, ये फुटेज जो है वज़ीर आला ने लाहौर की जो पुलिस है उसकी नाअहली पर फुटेज रिलीज करवाई है और मीडिया से ये मदद मांगी है कि ये फुटेज जब टीवी पर चलेगी, मीडिया पर चलेगी, तो शायद कोई पहचान ले, और जो पुलिस की नाअहली है वो सामने आती है इस बात से। लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने उस शख्स की फुटेज चलने के बावजूद भी जो है वो शनाख्त नहीं की। जो आप 1 घंटे की बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल 7:02 तक वो फुटेज हमें मौसूल हुई है जिसमें बच्ची अकेली खड़ी हुई है। उसके बाद 1 घंटे के बाद की जो फुटेज है वो रिलीज नहीं हुई। 8:15 पे वो सिक्योरिटी गार्ड एमरजेंसी गेट पर ले जाने की बजाय उसी गेट नंबर 2 पर उस बच्ची को लेकर वापस आ रहा है, जहाँ पे देखें जब उस बच्ची की अगर हालत गैर थी और अगर वो बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो वो वहाँ पर बड़े आराम से बैठी रही। उसने कोई ऐसी उसकी हरकतों सकनात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी अजियत में है या किसी तकलीफ़ में है। लेकिन जब वो सिक्योरिटी गार्ड उस बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है तो वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है और ऐसा लगता है जैसे वो खुदा न खास्ता मुर्दा हालत में है।
लेकिन ये 1 घंटे की फुटेज ना रिलीज करना और ये फुटेज क्यों रिलीज नहीं की जा रही, इसके पीछे मकासद क्या है। सीसीपीओ लाहौर जो हैं चोई शफीक, उन्होंने इसी अपना डिवीजन से अपने कैरियर का आगाज किया। एएसपी सिविल लाइन वो रहे और उनका राब्ता भी अवामी होना चाहिए। ये बताइए मुझे मुजाहिद कि आप अब कवर कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, आपका मिनट टू मिनट इंटरेक्शन होगा, इनके पास इस तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कैपेबिलिटी है, कोई यूनिट है, या वो रवायती जो थानेदार होते हैं जो 2 थप्पड़ मारकर मुलजिम से पूछते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई उस हवाले से भी इन्होंने कोई हासिल किए हैं किसी की खिदमात इस केस को उन डिज़ाइन पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं, ऐसी जो हमारी पुलिस है उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। वही रवायती किस्म की तफ्तीश जो होती है वो हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा सबूत जो है वो सीसी फुटेज का ही उन्हें मिला है। इसको लेकर वो लोगों को, वहाँ से जो लोग मोहल्लेदार हैं उनको उठा रहे हैं, उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे सिर्फ उनके बयानों को लेकर ही आगे जाया जा रहा है। देखें, ये बच्ची कहाँ पे, आप ये देख सकते हैं कि वो जो शख्स है वो बच्ची को लेकर जा रहा है तो वो उससे बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स पश्तो ज़ुबान समझता है। घर वालों ने खुद ऑन किया है, पुलिस ऑन करती है कि बच्ची जो है वो उर्दू ज़बान नहीं बोल सकती। और जिस गली से बच्ची को लेकर जाया गया है वो वहाँ पे बहुत रश होता है, लोग होते हैं, ज़बरदस्ती तो उसे नहीं उठाया गया। अच्छा, आप वहाँ पर गए, मोहल्ले वालों से भी कुछ बात हुई होगी, उनके फैमिली वालों से भी बात हुई होगी, वो क्या कहते हैं? अब उसकी फैमिली में जब उसके एक मामू हैं उनसे हमारी बात हुई, बाद में उन्होंने बड़ा नाराज़गी का भी इजहार किया क्योंकि उनके ऊपर पुलिस का बड़ा प्रेशर है। उन्होंने हमें बताया कि कुछ तस्वीर जो हैं वो इस फुटेज का में जो शख्स है उसकी तस्वीर बनाकर और दूसरे लोगों की तस्वीर ले जाकर एसपी सीआईए जो हैं उन्होंने बच्ची को दिखाई और बच्ची ने कहा कि ये शख्स ही मुझे यहाँ से लेकर गया। ये बच्ची के मामू का कहना है, उसका जौहर खान उसका नाम है, उसका कहना है। लेकिन पता नहीं इसमें क्या वजह है कि जो 1 घंटे की फुटेज है इसको क्यों रोक दिया गया है, इसको क्यों मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। और ये फुटेज तमाम पुलिस के पास है और पुलिस इसको जारी कर सकती है। और इसको अभी तक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको भी हिरासत में रखा हुआ है, 2 रोज़ हो गए हैं, दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो हिरासत में हैं। और जो ज़ुबानी हमें बताया गया है कि जी वहाँ पर ये बच्ची को एक औरत ने रोते हुए देखा तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि इसको कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये भी परसेप्शन है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो ज्यादती हुई है वो हॉस्पिटल में हुई है ज्यादती। आपकी पुलिस अफसरान से बात हुई होगी, वो भी कोई इस परसेप्शन को बाय करता है? बिल्कुल, देखें, जब कल ये फुटेज पुलिस की तरफ से रिलीज़ की गई, जब मीडिया पर चली तो उसके बाद ही हमें जो है ऐसी खबरें मिली कि जी पुलिस ने अपना जो दायरा कार है ये हॉस्पिटल की तरफ कर दिया और आज सर्च ऑपरेशन भी किया। वहाँ पे जो वार्ड बॉय हैं, वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, उनको भी सामने तफ्तीश किया कि बच्ची फुटेज में तो बज़ाहिर बिल्कुल ऐसे ही लगती है कि ठीक ठाक है। जब वो हॉस्पिटल में 1 घंटा, ये बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं कि 1 घंटा बच्ची वहाँ पे क्या करती रही, क्यों वो फुटेज रिलीज़ नहीं की जा रही। उसमें पुलिस का कसूर है, उसमें हुकूमत का कसूर है, या उसमें क्या छुपाने की ऐसी कोशिश की जा रही है, या रिकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि बच्ची जहाँ पर खड़ी हुई है उधर से अगर वो दोनों जानिब राइट या लेफ्ट कहीं भी जाए तो वो दोनों तरफ कैमरे उसको कवर कर सकते हैं। वो फुटेज नहीं मीडिया को दी गई, जहां पे 7:01 तक वो बच्ची 7 मिनट अकेली खड़ी रही है। और आप फुटेज में देख सकते हैं कि एक शख्स वहां से गुजरता है और वो गुजरते हुए उससे बात करता है। इसके बाद कौन शख्स वहां पे आया? अच्छा, ये बताइए कि ये नॉर्मली ये जो क्राइम है, यानी एक 5 साल बच्ची जो एक इंतहाई मासूम बच्ची है, और यकीनन जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, एक हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कोई जहनी तौर पर कोई पागली आदमी ये काम कर सकता है, या कोई जिसे हम साइकोपैथ कहते हैं वो कर सकता है। हमारे हॉस्पिटल्स में जो एक दुनिया में तो ये होता है कि जो लोग इस किस्म के कभी क्राइम में मुलव्वस हों उनका डाटा भी रखा जाता है, फिर ऐसे लोगों को जिनके बारे में ये समझा जाए कि ये इस किस्म की हरकत कर सकते हैं उनको दूर रखा जाता है। जिस हॉस्पिटल में गंगाराम हॉस्पिटल में ये सारा वाक़या हुआ, वहाँ पर कोई इस किस्म की आपने वहाँ पर अमले से बात हुई हो, कोई इस किस्म के लोग मौजूद हैं, माजी में कोई इस किस्म का वाक़या जिसमें कोई बंदा इस तरह मुलव्वस पाया गया हो, इस हवाले से भी आपकी किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, गंगाराम के जो एमएस हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्हें मैंने बताया कि कुछ लोग और पुलिस वाले ये सोच रहे हैं, मजबूर हो गए इस बात पे कि क्या बच्ची के साथ हॉस्पिटल में ज़्यादती तो नहीं हुई। तो उन्होंने बरमला मुझे कहा, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी गार्ड तो पहले भी पकड़ा हुआ है, आप उसको फांसी लगा दें। तो हमने उनसे जानना ये चाहा कि क्या इस तरह के लोग यहाँ पर हैं
या आप अपने तौर पे आप जो है वो हॉस्पिटल के सरबराह हैं, आपने किसी से पूछा कि बच्ची क्यों यहाँ पे आई और किस तरह से उसको हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जी मुझे इसकी तफसील नहीं मालूम है, मैं मुल्क में नहीं था और मैं मुल्क से बाहर था। देखिए वहाँ पे तो किसी ने ये चीज़ ऑन नहीं की। जो सिक्योरिटी गार्ड है मोहम्मद बख्श, उससे भी मेरी बात हुई, उसने मुझे जो बात बताई उसने यही बताया कि यहाँ पर बच्ची खड़ी हुई थी, वो जंगले के पास खड़ी करके वो शख्स चला गया तो वहीं पे उसे मिली। लेकिन जब उसके साथ हमने ऑन कैमरा बात करना चाहिए तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है उसने हमारे कैमरे भी ऑफ करवा दिए। लेकिन एक मुजाहिद ये बात तो समझ में आती है कि अगर हॉस्पिटल के कोई लोग इसमें मुलव्विस होंगे तो उनको तो इस बात का इल्म होता है कि कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो वो अगर वहाँ से बच्ची को उठा के ले जाएं और फिर बच्ची को वहीं पे छोड़ दें तो उनको तो इस बात का फियर होगा कि यहाँ पर कैमरों में उनकी नकलो हरकत आ सकती है। तो इससे ये जो एक तासुर है इसको तकवीत नहीं मिलती कि शायद कोई ऐसा आदमी इस जुर्म में इन्वॉल्व होगा जिनको ये पता नहीं होगा कि उनकी मूवमेंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। नहीं, देखिए जहाँ पर बच्ची को खड़ा किया गया है, अगर हॉस्पिटल का शख्स भी उसको वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करे किसी तरफ भी, तो वो 2 कैमरों के जो है वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर 2 कैमरे लगे हुए थे। एक बाहर का जो गेट नंबर 2 है जाने का रास्ता है और एक दूसरा गेट है 3 नंबर गेट जहाँ से वो शख्स लेकर आया था, तो दोनों तरफ कैमरे लगे हुए थे। इसलिए उस शख्स को मतलब कोई भी अगर उस बच्ची को वहाँ से लेकर जाए तो वो फौरी तौर पर कैमरे में आ सकता है। दूसरी बात समी साहब, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उस बच्ची को वहाँ से किसने उठाया और हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में ये दावा करते हैं इमरजेंसी में लेके गए हैं, वो फुटेज कहाँ है? क्योंकि वो बच्ची अगर वहाँ पे खड़ी है और वो अगर कहीं भी होती है तो वो दोनों कैमरों में एक्सपोज होगी, वो क्यों सामने नहीं आ रही? उसे क्यों फुटेज को, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को क्यों छुपाया जा रहा है? अब क्योंकि वक्त कम है, ये बयान कीजिएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि वो कपड़े भी जला दिए वालिदैन ने और फिर उसके बाद जो सैंपल्स भी डॉक्टर्स ने लिए सर्जरी के दौरान वो भी गालबन कोई ज़्यादा सही तरीके से नहीं लिए, जिसकी वजह से इस बात का एक अंदेशा है कि शायद मुल्ज़मान तक नहीं पहुंचा जा सकेगा, डीएनए टेस्ट वो नहीं सही तरीके से हो सकेगा। देखिए जो कपड़े जलाने की बात है तो वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरी अभी उसके चचा के साथ बात हुई, जो बच्चे का वालिद है, उसने कहा कि दूसरे दिन ही जब बच्ची मिल गई थी तो वो कपड़े हमने सिर्फ इस वजह से जलाए थे कि उसकी माँ उसको देखकर रोती थी, वो इस वजह से हमने वो कपड़े जला दिए हैं। लेकिन जो दूसरा जो डॉक्टर्स की जानिब से है सैंपल्स का, तो इसके बारे में डॉक्टर्स तो मुतमिन है, उनका तो यही कहना है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी जो है लापरवाही नहीं की गई है। लेकिन कपड़े जलाने की जहाँ तक बात है वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख साहब, जो ये कह रहे थे कि कपड़े जलाने की बात तो दुरुस्त है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो फोरेंसिक एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया उसकी बुनियाद पर डीएनए टेस्ट यकीनन हो सकता है। लेकिन एक दर्दनाक और अलमनाक वाकया और अभी तक मुल्ज़मान की शिनाख्त नहीं हो सकी, अभी तक ये एक ब्लाइंड केस बताया जा रहा है और बड़े सवालात हैं कि पुलिस वो फुटेज क्यों नहीं रिलीज़ कर रही, वो घंटा जिसमें लड़की के साथ समझा जा रहा है कि ज़्यादती हुई, वो फुटेज क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही, उसकी मदद से मुल्ज़मान तक अगर पहुंचा जा सकता है तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम केस की, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस। इस हवाले से हम मज़हर अब्बास साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड लंदन मेट्रो पुलिस ये कह रही है कि गालबन जो कत्ल के मोटिव्स थे वो सियासी थे, क्योंकि इमरान फारूक एक जमात बनाना चाहते थे। 2012 में भी यही स्टेटमेंट लंदन पुलिस ने जारी की थी, अब भी ये स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन ये साजिश किसने तैयार की उनको कत्ल करने की और कातिल कौन है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। एमक्यूएम के रहनुमा जनाब डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को आज 3 साल होने को आए, लेकिन अभी तक उनके जिन लोगों ने उनको कत्ल किया उनका कुछ पता नहीं चलाया जा सका। लंदन पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है और आज जो लंदन पुलिस ने अपना बयान जारी किया है उसमें उनका ये कहना है कि गालिबन उनको इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो एक सियासी जमात बनाना चाहते थे। ये भी कहा है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कि उन्होंने इस हवाले से अपनी एक फेसबुक भी बना ली थी। लेकिन ये जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का बयान है ये कोई नया नहीं है। 2012 में भी जब उनकी डेथ एनिवर्सरी थी तो जो बयान जारी किया था स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, उसमें भी यही कहा गया था कि वो कोई सियासी जमात बनाना चाह रहे थे और उनके कत्ल के मुहर्रकात सियासी हो सकते हैं। अभी तक लंदन पुलिस ने हज़ारों लोगों को इंटरव्यू किया है लेकिन मुल्ज़मान तक नहीं पहुंच सकी। बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ना ही मुल्ज़मान का पता चल सका है ना ही साजिश बनाने वालों का।
तो ये इस नतीजे पर लंदन पुलिस किस तरह पहुंच गई कि उनके कत्ल के मुहर्रिकात सियासी थे, इस मसले पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं कराची में। अस्सलाम वालेकुम मज़हर। जी वालेकुम सलाम समी। मज़हर, ये एक बयान वही है 2012 में भी जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जारी किया था कि कत्ल के मुहर्रिकात डॉक्टर इमरान फारूक के सियासी थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कातलों का भी नहीं पता, साजिश बनाने वालों का भी नहीं पता, इस हवाले से अभी कोई किसी को फ्रेम भी नहीं किया गया, चार्जेस भी नहीं लगाए गए, तो इस नतीजे पे लंदन पुलिस कैसे पहुंच गई कि उनके कत्ल के मुहर्रिकात सियासी थे? देखिए, ये तो समी ज़ाहिर है लंदन पुलिस ही बेहतर बता सकती है, लेकिन हर साल एक बयान जारी कर देना बड़ी अजीब सी, यानी अनलाइक लंदन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, नॉर्मली उनकी जो दुनिया भर में रेपुटेशन है वो बड़ी डीप इनटू द इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो आज बयान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने सियासी जमात बनाने की ख्वाहिश पर, जो हमने अगर उसको ट्रांसलेट सही किया हो तो ये सियासी जमात बनाने की ख्वाहिश पर कत्ल किया गया है, यानी वो मोटिव जो है उसको कंफर्म कर रहे हैं कि मोटिव पॉलिटिकल था उनके मर्डर का। जो पहले आ रही थी खबरें कि फाइनेंशियल मैटर था, वो अब शायद उसको वो कर रहे हैं पॉलिटिकल। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ये कि वो दो पाकिस्तानी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको कराची में पकड़ा गया था, अब साल डेढ़ साल हो गया इस चीज़ को भी ना उस वक्त की हुकूमत ने जो है वो बहुत ही कैटेगोरिकल कोई उस पर बयान दिया कि उनको गिरफ़्तार किया गया है या नहीं किया गया है, और ना मौजूदा हुकूमत ने, यानी मौजूदा हुकूमत को भी अब 100 दिन हो गए हैं, कोई पाकिस्तान की हुकूमत उन दो अफराद के बारे में कोई कैटेगोरिकल पोजीशन नहीं ले रही। यानी बादी नज़र में ऐसे कोई दो अफराद जो है इस वक्त हुकूमत की तहवील में नहीं है, क्योंकि अगर हों और उसको साल 2 साल हो गए हों तो ऐसा नहीं है कि साल 2 साल आपने उस दो अफराद को किसी अदालत में ही पेश नहीं किया, ना उनको हैंड ओवर किया, ना उनके बारे में कोई फैसला है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन दो अफराद के बारे में पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वो हैं आपके पास या नहीं हैं। दूसरा ये कि जो इन्वेस्टिगेशन है पॉलिटिकल मोटिव, आपने कह दिया मोटिव साबित हो गया, लेकिन आप ना उस पर सस्पेक्ट्स का कुछ वो कर रहे हैं, ना आपने कोई भी, लगता ये है कि 3 साल में कोई मेजर हेडवे नहीं है इस केस के अंदर, कोई मेजर इन्वेस्टिगेशन सिवाय इसके कि इतने हज़ार डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, इतने हज़ार लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ पिछले 3 साल की इन्वेस्टिगेशन में हमें नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बयान कर रही है पुलिस वो ऐसी नहीं है कि जिसमें हम कहें कि 3 साल में बड़ी पेशरफ्त हुई है इस केस के अंदर। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सही मानों में उस डायरेक्शन पे या तो नहीं पहुँचे हैं या उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे गालिबन ये बयान लेकिन दिया मज़हर है। एक जो जैसे पॉलिटिकल जैसे आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये एक बड़ा अजीब सा लगता है कि ये तो बताया जा रहा है कि मोटिव ये होगा, लेकिन किन का मोटिव था, किसी को इस हवाले से किसी के ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए। फिर हम एक बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में MQM का किरदार और अल्ताफ़ हुसैन का जो एक अपना उनका रोल है, और फिर ख़ास तौर पर अगर इस तनाज़र में देखें कि अल्ताफ़ हुसैन ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हटाना चाहती है, तो हर एनिवर्सरी पर स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन पुलिस की जानिब से एक ऐसा बयान आता है जिसमें उंगलियां जो MQM की क़यादत है उसकी जानिब उठती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल खुलकर इसमें मुलव्वस भी नहीं किया जाता। तो फिर ये कहना, इस पर कमेंट कीजिए कि एक सियासी पॉलिटिकल बैशिंग हम समझें इसे MQM की। देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि बीच में अगर हम देखें कि कुछ अरसे पहले जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद आके ये बयान दिया था कि वो गिरफ़्तार हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें आई हैं, उनके घर पे छापा मारा है, ये सारी चीज़ें पिछले अगर हम 1-1.5 महीने पहले की सिचुएशन देखें तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेजर डेवलपमेंट हो चुकी है। और अब बहुत से हमारे यहाँ कॉमेंटेटर ने यहाँ तक कह दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन गिरफ़्तार होने वाले हैं, फौरी तौर पर उनकी गिरफ़्तारी होने वाली है, और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन के बयान से भी इसको तक़वियत मिली कि शायद वाकई कोई मेजर हेडवे हुआ है। लेकिन आज का अगर हम बयान देखें तो उसमें वही नज़र आता है कि शायद उसी पोजीशन पे अब भी लंदन पुलिस खड़ी है और उसने गालबन अभी तक कोई ऐसे मेजर सस्पेक्ट को नहीं गिरफ़्तार किया है जिसने किसी भी वजह से उनका मर्डर किया हो या उनको किसने कहा गया हो। तो अभी तक तो यानी फेस ऑफ इट तो ये ब्लाइंड केस लग रहा है।
इसके बावजूद कि वो मोटिव बयान कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थे और पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। ना सस्पेक्ट की तरफ इसमें इशारा किया जा रहा है और ना किसी सस्पेक्ट के बारे में ये कहा गया है कि इन 3 सालों में कोई सस्पेक्ट पकड़ा गया है। क्वेश्चंस के बारे में कहा गया है कि सवालात किए गए हैं इतने लोगों से, लेकिन सस्पेक्ट गालबन पिछले 3 साल में नहीं कोई गिरफ्तार हुआ। अगर हुआ हो तो जाहिर है उसको, अगर वो छुपा अच्छा रहे हो तो मज़हब अलग कुछ बात इस है। किस्म की, लेकिन अगर आप कमेंट करें, कुछ इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि आज शायद कोई एक धड़ा नया कोई MQM का कोई बनाने की कोशिश की जाएगी लंदन में, इस हवाले से अगले चंद घंटों में कोई स्टेटमेंट भी आएगी। और थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दीजिए कि इशरतुल अब्बाद साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अब वो MQM के साथ उनके ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सभी देखिए, MQM में ये होता रहता है, MQM में फेजेस आते रहते हैं। आपको किसी ज़माने में बहुत से लीडर्स बहुत प्रोमिनेंट आपको नज़र आएंगे, फिर यकायक वो जो है वो गायब हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। बहुत से लीडर्स ऐसे रहे हैं MQM में जो बहुत फोर फ्रंट पे रहे और फिर नीचे चले गए और फिर दोबारा आ गए। अभी तक नहीं लगता कि कोई नया धड़ा भी अगर बनेगा, अगर कोई ऐलान भी होता है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी। ग्राउंड पे बज़ाहिर हो सकता है कि अंदर कुछ और हो रहा हो, लेकिन बज़ाहिर ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही कि कोई मेजर स्प्लिट MQM में होने जा रही है। इस तरह की चीज़ें उसके इशारे मिल जाते हैं, जिस तरह 92, 91 में हमें मिल गए थे कि MQM में आफाक और आमिर जब अलग हो रहे थे तो उस वक्त इशारे मिल गए थे कि MQM में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 92 का जब ऑपरेशन हुआ था उस वक्त जब अजीम अहमद तारिक और दूसरे लोग अलग हुए थे, या उसके पीछे भी एक कहानी थी जो साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पीछे भी जब अजीम तारिक सरफेस किया था तो उनके सरफेस के मौके पे खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे खड़े हुए थे उनके। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं MQM में, इस तरह के लीडर्स रहे हैं। डिफरेंसेस भी होंगे। 11 मई बड़ा सिग्निफिकेंट था, जिस तरीके से राब्ता कमेटी के बहुत से लीडर्स को ह्यूमिलिएट किया गया, वो बहुत अच्छा मैसेज MQM के लिए नहीं गया। इंटरनल प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि MQM में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास जो कह रहे थे कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ना कुछ इंटरनल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन अभी तक MQM के हवाले से कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल जो डिफरेंस है वो सामने नहीं आया। नाज़रीन, आज एक और अहम डेवलपमेंट है वाशिंगटन में। वहाँ जो अमरीकी नेवी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमला हुआ है, मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात हैं, फायरिंग हो रही है वहाँ पर। अभी तक जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये नहीं पता चल सका कि कितनी हलाकतें हुई, लेकिन इस डेवलपमेंट की, इस वाक़े की एक और बहुत बड़ी रेलेवेंस ये है कि इसको पूरा अमरीकी मीडिया लाइव दिखा रहा है। हमारे यहाँ जब सिकंदर का वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का ये कहना था कि ऐसे वाक़यात को लाइव नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आज ये वाक़या अमरीकी मीडिया जो वाशिंगटन में अनफोल्ड हो रहा है उसको बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखा रहा है, उसकी एक एक मूवमेंट को दिखा रहा है, और वहाँ पर ये कोई शोर नहीं मचा रहा कि ऑपरेशन इस तरह से होना चाहिए था, ऑपरेशन इस तरह नहीं होना चाहिए था, या मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए था। मेरी दरख्वास्त होगी जनाब चौधरी निसार अली से और जनाब परवेज़ रशीद साहब से कि वो इसको देखें, और ये हमारे लिए इसमें एक बड़ा मैसेज है कि आज़ाद ममालिक में जहाँ डेमोक्रेसीज एस्टेब्लिश हैं वहाँ मीडिया किस तरह काम करता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।